घाटी में जो कुछ भी हुआ उससे खून खौल रहा है देश का। इसके लिए निंदा और भर्त्सना जैसे शब्द भी कोई मायने नहीं रखते। इस वक्त हर भारतवासी का खून खौल रहा है और बदले की आग में हर आदमी जला जा रहा है। जिन्होंने यह सब किया या जिन्होंने यह भीषण कांड कराया है, उन्हें ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए कि वे कभी सपने में भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सकें। और हमारी सरकार जवाब देगी भी, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन इस वक्त हर भारतीय की भी यह जिम्मेदारी है कि आतंकियों का जो मकसद है उसे किसी हाल में पूरा नहीं होने देना है। किसी का धर्म पूछकर और पैंट उतरवाकर यह देखना कि वह मुसलमान है या नहीं, और फिर गोली मार देना किसी इंसान का नहीं, बल्कि नर पिशाचों का ही काम हो सकता है। यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि बात हिंदू मुसलमान की हो जाए और भारत के भीतर अमन को तार तार करने का मौका दुश्मनों को मिल जाए। इसीलिए पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर पिछले सप्ताह यह कहता हुआ पाया गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग। वह हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए कश्मीर की बात करता है और कहता है कि कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि कश्मीर में आतंकवाद का दोषी केवल और केवल पाकिस्तान है। उसके नर पिशाच भले ही यह सोच रहे हों कि वे अपने मजहब के लिए यह सब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे अपने मजहब का ही नुकसान कर रहे हैं। उन नर पिशाचों ने केवल 26 लोगों की हत्या नहीं की है, बल्कि घाटी के मुसलमानों की जिंदगी को भी बदरंग कर दिया है। पिछले कुछ सालों से कश्मीर में अमन की स्थिति बेहतर हुई तो न केवल देश बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों का कश्मीर पहुंचना शुरू हुआ था। स्थितियां इस कदर बदलने लगी थी कि श्रीनगर में कई नए होटल भी वजूद में आए। कश्मीर टूरिज्म कॉरपोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक घाटी पहुंचे। इस साल पर्यटन का सीजन शुरू हुआ तो सारा कश्मीर खुश था, क्योंकि पर्यटन वहां की जिंदगी का मुख्य आधार है। अब कश्मीर के लोग रो रहे हैं, उनका तो सब कुछ लुट गया, अब कौन घूमने जाएगा कश्मीर। दरअसल पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई यही चाहती है कि कश्मीर कभी खुशहाल न हो। इसके पहले भी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार इसी मकसद से किया गया था कि इसकी आग पूरे देश में फैले। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम हकीकत को समझती है। वह जानती है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदू और मुसलमान बाद में है, सबसे पहले वह भारतीय है। यही कारण है कि आतंकवादियों का मकसद अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। और ध्यान रखिए कि आतंकवादियों के मकसद को हमारी एकता ही पराजित कर सकती है। इस बार आतंकियों को और उनके आकाओं को यह समझ में आ गया होगा कि कश्मीर के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। कश्मीरी बच्चे और युवा अब पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि पर्यटकों को अपने राज्य के खूबसूरत नज़ारे दिखा रहे हैं। और मुनीर को समझ लेना चाहिए कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे पर्यटक मुजफ्फराबाद के नज़ारे भी देख सकते हैं। आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के 4 कदम क्या हैं? वो 4 कदम आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की तस्वीरें देखकर किस इंसान का कलेजा नहीं फटेगा, किस न्यायप्रिय व्यक्ति का खून नहीं खोलेगा। शोक के साथ क्षोभ भी होगा, जिम्मेदारी तय करने और सजा देने की इच्छा भी होगी। तुरंत फुरत बदला लेने और सबक सिखाने की मांग होगी। आतंकवादी यह जानते हैं और यही चाहते हैं। टीवी और सोशल मीडिया के इस युग में आतंकवादी यह योजना बनाते हैं कि उनकी किस कार्रवाई से किस तरह प्रतिक्रिया होगी। भावना के उबाल में हम अक्सर ठीक वही सब करते हैं जो आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। हमारी सफलता यह नहीं है कि हमने कितना आक्रोश दिखाया, कितना जल्दी बदला लिया। हमारी सच्ची सफलता यह होगी कि हमने आतंकवादियों के असली मंसूबों को किस तरह समझा और उसको विफल कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच इतना बड़ा हमला करने के पीछे आतंकियों के आकाओं की जरूर यह सोच रही होगी कि इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं होगी और भारत की कमजोरी दुनिया के सामने उभरेगी। इसलिए हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाज आए। चाहे चाहे महाकुंभ में हुई मौत हो या फिर दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत, किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद सामूहिक शोक की बजाय जूतम पैजार बेहद अशोभनीय है। यह समय शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े होने का है।
अपने राजनीतिक हिसाब किताब का नहीं। लेकिन जब यह खेल आतंकवादी हमले के बाद खेले जाते हैं, तो सिर्फ अशोभनीय ही नहीं, राष्ट्र को कमजोर करने वाले कदम भी साबित होते हैं। बेशक अपने जमाने में बीजेपी ने खुलकर ऐसे खेल खेले थे। नरेंद्र मोदी ने तो 2008 के आतंकवादी हमले के बीच मुंबई में जाकर मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। लेकिन अगर उस समय विपक्ष गलत था, तो आज भी विपक्ष द्वारा ऐसी कोई हरकत गलत होगी। जिम्मेदारी तय करने का वक्त आएगा, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने का समय नहीं है। अगर हम आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करना चाहते हैं, तो पक्ष विपक्ष या विचारधारा की दीवार के आर पार सब भारतीयों को आज एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर समर्थन देना सही दिशा में कदम है। आतंकवादियों की दूसरी योजना यह रही होगी कि इस हत्याकांड से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़कर विस्फोटक बिंदु पर पहुंच जाए और जनता के गुस्से के दबाव में आकर भारत सरकार को जल्दबाजी में कुछ जवाबी कार्रवाई करनी पड़े। भारत पाकिस्तान में सीमा पर तनाव बढ़ेगा, तो पाकिस्तान की राजनीति में फौज का वजन बढ़ेगा। आतंकियों के सरगना और ताकतवर बनेंगे। अगर हम आतंकियों की इस रणनीति को विफल करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम सरकार पर तुरंत बदले की कार्रवाई दिखाने का दबाव। पहलगाम हत्याकांड की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने ले ली है। वैसे भी यह साफ था कि घटना के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। जाहिर है भारत सरकार को इसका जवाब देना होगा, लेकिन जल्दबाजी और दबाव में की गई किसी कार्रवाई से टीवी की सुर्खियां तो बन जाती हैं, वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन आतंकवाद पर लगाम नहीं लग पाती है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऊपरी तौर पर बदला लेने की बजाय चुपचाप पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद समर्थक साबित करते हुए उसे अलग थलग करने में सफलता प्राप्त की। सबक यह है कि सरकार पर फौरी दबाव डालने की बजाय उस पर भरोसा किया जाए, ताकि सेना, सुरक्षा एजेंसियां और राजनयिक सही समय पर और अपने तरीके से आतंकवाद के पाकिस्तानी आकाओं को अपनी शैली में जवाब दे सकें। पहलगाम के आतंकियों की तीसरी साजिश यह रही होगी कि इससे कश्मीर और शेष भारत के बीच की दरार और चौड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी सेना के इशारे पर चलने वाले आतंकवादियों की दरिंदगी का ठीकरा हमारे अपने कश्मीर की जनता के सिर पर फोड़ने से आतंकवादियों की यह साजिश कामयाब हो जाएगी। सच यह है कि यह हमला कश्मीरी लोगों की आजीविका पर हमला है। इस साल कश्मीर में टूरिस्ट बड़ी संख्या में आने शुरू हुए थे। यह हमला उन्हें रोकने के लिए किया गया। ऐसी घटना के बाद कम से कम इस टूरिस्ट सीजन में तो कश्मीर का सबसे बड़ा धंधा ही ठप हो पड़ जाएगा। हजारों परिवारों का रोजगार छिन गया है। कश्मीरी भी इस आतंकी घटना के शिकार हैं। आतंकवादियों से लड़ते हुए सैयद हुसैन शाह ने अपनी जान कुर्बान की है। कश्मीर कश्मीरी के तमाम राजनीतिक नेताओं और पार्टियों ने इस हत्याकांड की भर्त्सना की है। पहली बार किसी आतंकी घटना के खिलाफ पूरा कश्मीर बंद हुआ है। मस्जिदों से इसके खिलाफ पैगाम दिए गए हैं। अगर हम समझदारी दिखाएं, तो यह कठिन घड़ी कश्मीर और शेष भारत को एक दूसरे के नजदीक ला करके आतंकियों के मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर बन सकती है। पहलगाम के आतंकियों की सबसे गहरी साजिश भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा फसाद करवाने की है। उन्होंने अपने शिकारों की शनाख्त अपने उनके धर्म से की, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा। उनकी योजना साफ थी। उन्हें भरोसा था कि भारत में बहुत लोग उनकी नकल करेंगे। जैसे उन्होंने धर्म के नाम पर इंसानों को मारा, उसी तरह दूसरे लोग भी अब धर्म के नाम पर हमला करेंगे। तो हिंदू मुसलमान की आग भारत को जलाने का एक षड्यंत्र है ये। इसलिए जो भी पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लेने के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, जो नाम और कपड़ों से इंसान की शनाख्त करता है, वो आतंकवादियों के षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है। पहलगाम का हत्याकांड भारत में नफरत की आग फैलाने की योजना है। हिंदू मुस्लिम एकता का संकल्प लेना और कहीं भी सांप्रदायिक आग न लगने देना ही पहलगाम के आतंकियों का के लिए सबसे करारा जवाब है।